Hello learners, welcome back for the new video. Today we will see water supply scheme. So let's start. First we will see the introduction. We know that water is the most important constituent of life cycle on earth. Water जो है वो अर्थ पे का सबसे इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है, इम्पोर्टेंट पैरामीटर है लाइफ साइकिल के हिसाब से. ठीक है. मैन यूजेस वाटर फॉर मेनी पर्पजेस. ह्यूमन बीइंग जो है वो वाटर को अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं. जैसे ड्रिंकिंग, हमें पता है कि हम सबसे ज़्यादा हमें पता है कि प्रॉपर डाइजेशन के लिए, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म के लिए हमें वाटर जो है वो ड्रिंक करना चाहिए. मिनिमम 3 to 5 लीटर्स डेली हमें कितना वाटर क्या है ड्रिंक करना चाहिए. तो ये भी वाटर ड्रिंक कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वाटर यूज़ कर रहे हैं. देन कुकिंग के लिए भी वाटर क्या होता है, यूज़ होता है. देन वॉशिंग पर्पजेस, क्लोथ वॉशिंग, वॉशिंग यूटेंसिल्स, वॉशिंग कार, वॉशिंग बाइक, इसके लिए भी क्या हो सकता है, वाटर यूज़ होता है. देन बाथिंग, देन गार्डनिंग पर्पज़ के लिए भी वाटर क्या होता है, यूज़ होता है. डेली भी यूज़ करते हैं, या फिर दिन में 2 बार भी यूज़ करते हैं, कभी भी मॉर्निंग में और इवनिंग में. देन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए ज़्यादा वाटर जो है एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए भी लगता है. ऊपर की जो एक्टिविटी उससे उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा वाटर जो है वो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए लगता है. देन स्ट्रीट वॉशिंग के लिए भी वाटर जो है वो यूज़ होता है. अब अभी वाटर की स्कैर्सिटी मोस्टली अर्थ पे हर जगह है, इसीलिए स्ट्रीट वॉशिंग के लिए जनरली वाटर यूज़ नहीं किया जाता है अभी फ़िलहाल की कंडीशन में. देन फायर फाइटिंग, अगर कहीं आग लग गई होंगी तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है कि वाटर को पहले से स्टोर करके रखना पड़ेगा. जहाँ पे फाइटिंग प्लांट होगा या फिर फायर हाइड्रेंट जिधर भी होंगे, उधर क्या करना पड़ेगा, हमें वाटर को पहले से स्टोर करना पड़ेगा. जब अगर गलती से अगर फायर लग गई तो उस समय हमें आग बुझाने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट जो है उसके नज़दीक एरिया में मिल जाए. इसलिए फायर फाइटिंग के लिए भी क्या है, वाटर का यूज़ बहुत ज़्यादा है. देन इंडस्ट्रियल प्रोसेस, सबसे ज़्यादा जो वाटर रिक्वायरमेंट है ऊपर की जो लिस्ट लिस्ट किए गए हैं, इन सभी एक्टिविटीज़ में से सबसे ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्रियल प्रोसेस में सबसे ज़्यादा वाटर लगता है. और ज़्यादा उससे भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा वाटर इंडस्ट्रियल पर्पज़ को लगता है, और ज़्यादा वेस्ट वाटर भी जनरेट होता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस से. देन एवरी एक्टिविटीज़ ऑफ मैन इन्वॉल्व्स यूज़ ऑफ वाटर. पता है कि अ, बिना पानी के हम रह ही नहीं सकते. हमें ये पता है कि पानी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है हमारे लाइफ का. ठीक है. विदाउट वाटर वी कांट लिव इवन सिंगल डे. एक दिन भी हम क्या कर सकते हैं, एक दिन भी हम बिना पानी के नहीं रखते हैं. हमें पता होगा कि 10 साल पहले या 15-20 साल पहले महाराष्ट्र के कई रीजन्स में क्या था कि ड्रॉट हो गया था. ठीक है. वहाँ पे मंथली बोला जाए, फिर वीकली या फिर 15 डेज में एक ही बार जो है वो वाटर सप्लाई किया था. उस समय प्रॉब्लम जो फेस करने पड़े लोगों को, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़े वाटर की, ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी. जो वॉशिंग या फिर अदर टाइम ड्रिंकिंग के लिए जो वाटर लगेगा, उसकी भी जो प्रॉब्लम थी वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी. ठीक है. इसलिए वाटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम के ऑब्जेक्टिव क्या क्या दिखते हैं. टू सप्लाई सेफ एंड होलसम वाटर टू कंज्यूमर को सेफ और गुड क्वालिटी वाटर क्या करना है, हमें सप्लाई करना है. तो ये मेन ऑब्जेक्टिव वाटर सप्लाई स्कीम का. देन टू सप्लाई वाटर इन सफिशिएंट क्वांटिटी में वाटर सप्लाई करना चाहिए. अगर रिक्वायरमेंट जितने की रिक्वायरमेंट उतना या उससे थोड़ा सा ज़्यादा हमें क्या करना पड़ेगा कि वाटर जो है वो वाटर सप्लाई करना पड़ेगा थोड़ा ज़्यादा, इसीलिए कि अगर कहीं लॉस वाटर का लॉस हो रहा है कहीं, तो वो अवॉइड करने के लिए या फिर वो कॉम्पनसेट करने के लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा वाटर क्या करना पड़ता है, सप्लाई करना पड़ता है. ठीक है ना. सफिशिएंट क्वांटिटी में वाटर क्या करना है, हमें कंज्यूमर तक पहुँचाना है. देन टू सप्लाई वाटर एट कन्वीनियंट पॉइंट्स एंड टाइमिंग. कन्वीनियंट पॉइंट्स है ना, हर एक जब वाटर जहाँ सब कंज्यूमर की तरफ है ना, या फिर वाटर डिस्ट्रीब्यूट करना है एक पर्टिकुलर सिटी या पर्टिकुलर एरिया में, तो वो सिटी के या वो एरिया के हर एक पॉइंट तक या हर एक प्लेस तक क्या जाना चाहिए, वाटर जाना चाहिए, वाटर सप्लाई होना चाहिए और प्रॉपर टाइमिंग पे.
ये टाइम पे हमें सपोज सुबह 8 बजे वाटर सप्लाई करना है, तो उसी टाइम पे क्या होना चाहिए, वहाँ तक वाटर क्या होना चाहिए, पहुँचना चाहिए। देन टू सप्लाई वाटर एज रीजनेबल कॉस्ट टू द यूजर्स, वाटर की जो कॉस्ट होनी चाहिए वो रीजनेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वाटर कलेक्शन करे, ट्रीट करे, डिस्ट्रीब्यूट करे, स्टोर करे, उसके बाद कंज्यूमर तक आएगा वाटर। तो इन सभी प्रोसेस में जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, अगर वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही होंगी, तो उसकी जो टोटल जो वाटर की जो कॉस्ट है या फिर जो वाटर पे का जो टैक्स है वो टैक्स बढ़ जाएगा। उस वजह से जो फिर से जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। इसलिए वाटर की जो कॉस्ट होनी चाहिए वो या फिर उसका जो टैक्स होना चाहिए वो रीजनेबल होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो यही मेन ऑब्जेक्टिव है वाटर सप्लाई स्कीम। कंपोनेंट्स ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं वो देखते हैं। तो फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ सोर्स। अब जो सोर्स है, वाटर का सोर्स रहेगा, वो वाटर का सोर्स हमें कैसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो एक सोर्स ऑफ वाटर में हमें पता है मेजरली दो है, सरफेस वाटर और सब सरफेस। अब हर जगह ये दोनों वाटर जो है अवेलेबल हो, ऐसी ऐसा नहीं रहने वाला है। एक जगह सरफेस वाटर रहेगा, एक जगह या फिर एक जगह सब सरफेस वाटर रहेगा। सब सरफेस यानी अंडरग्राउंड वाटर, या फिर कई जगह दोनों भी पॉसिबल है और कई जगह दोनों दोनों भी नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर सिलेक्शन करना है हमें सोर्स ऑफ वाटर का, तो सोर्स ऑफ वाटर सरफेस वाटर लेना चाहिए कि सब सरफेस वाटर लेना चाहिए, देखेंगे। तो अब पहला पॉइंट तो ये है कि अवेलेबल कौन सा है। अगर सरफेस वाटर अवेलेबल होगा तो प्रीफर करेंगे सरफेस वाटर पे ही, क्योंकि सरफेस वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है। और अदर फैक्टर्स है, जैसे कि सरफेस वाटर जो रहता है वो सॉफ्ट वाटर रहता है, सब सरफेस यानी ग्राउंड वाटर जो रहता है हार्ड वाटर रहता है। इसलिए जनरली प्रीफर करते हैं कि अगर सरफेस वाटर दोनों भी वाटर अवेलेबल होंगे तो सरफेस वाटर को क्या किया जाता है, प्रीफर किया जाता है, ठीक है। सरफेस वाटर, अगर सरफेस वाटर नहीं है तो उस समय क्या किया जाता है कि सरफेस वाटर नहीं है या फिर सब सरफेस वाटर है यानी अंडरग्राउंड वाटर है, तो फिर अंडरग्राउंड वाटर को प्रीफर किया जाता है। फिर उस पर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग प्रोवाइड की जाती है, ट्रीटमेंट जो है वो ट्रीटमेंट अलग प्रोवाइड की जाती है। सब सरफेस वाटर के, सरफेस वाटर के लिए अलग ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाती है, दोनों की कॉस्ट जो रहने वाली वो भी अलग रहेंगे। अब सिलेक्शन करते समय इतना ही ध्यान में रखना नहीं है कि ट्रीटमेंट देने पड़ेंगे कि नहीं, सॉफ्ट वाटर है हार्ड वाटर है, ये नहीं, अवेलेबिलिटी कितनी है। वो वाटर वाटर जो है जो सोर्स है वाटर का, यानी सपोज सरफेस वाटर है, सरफेस वाटर के एग्जांपल जैसे देखेंगे लेक, पॉन्ड, रिवर, ठीक है। ये सरफेस वाटर के एग्जांपल है। सब सरफेस के आएंगे ट्यूबवेल्स, बोरवेल्स, स्प्रिंग्स, ठीक है। ये सब जो है वो सरफेस वाटर की। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कितना प्रेजेंट है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर वो सोर्स में कितना प्रेजेंट है वो भी डिपेंड करता है सिलेक्शन करते समय। अगर सब सरफेस वाटर लिया यानी अंडरग्राउंड वाटर लिया, अब वो अंडरग्राउंड वाटर की क्वांटिटी अगर कम है या फिर वाटर ग्राउंड वाटर टेबल लेवल अगर बहुत नीचे है, तो उस वजह से क्या होगा, पंपिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, पंपिंग का रेट भी बढ़ेगा, तो उस वजह से वो इकोनॉमिकल नहीं होगा। इसलिए हमें ये भी देखना है कि क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना अवेलेबल है वो सोर्स में। या और एक पॉइंट ये भी देख सकते हैं हम कि कितने सालों तक वो सोर्स ऑफ वाटर हमें सर्व कर सकता है, कितने सालों तक वो सोर्स ऑफ वाटर हमें वाटर सप्लाई कर सकता है, ठीक है। ये भी पैरामीटर देखना चाहिए सिलेक्शन ऑफ सोर्स का। अगर इन दोनों में से अगर एक ही है हमारे पास, तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा उस समय की दूसरा क्या चूज करना। दोनों है तो उस समय ही हम क्या कर सकते हैं कि थोड़ा एनालिसिस करके चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर एक ही अवेलेबल है तो एक ही चूज करना पड़ेगा। देन कलेक्शन एंड कन्वेंस ऑफ रॉ वाटर। अब जो वाटर सोर्स में है वो रॉ वाटर को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। कलेक्ट करके कन्वे किया जाता है कहाँ तक, ट्रीटमेंट प्लांट तक। अब कलेक्ट जब किया जाता है तो इनटेक वेल रहता है, इनटेक स्ट्रक्चर रहता है, तो वहाँ से क्या किया जाता है, वाटर जो सोर्स में से पंप किया जाता है और राइजिंग मेन्स या फिर राइजिंग मेन्स के थ्रू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है। अब सोर्स सिलेक्ट किया हमने, सोर्स जो है वाटर का सोर्स है वहाँ से वाटर कलेक्ट किया, कन्वे किया कहाँ तक, ट्रीटमेंट प्लांट तक। अब ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होता है, ट्रीटमेंट प्लांट का जो कंपोनेंट है वो डिपेंड करता है कि अगर ट्रीटमेंट जो हमें प्रोवाइड करनी है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे, वो डिपेंड करेंगे कौन सा एरिया है हमारा। अगर रूरल एरिया है तो कौन सी ट्रीटमेंट, अर्बन एरिया है तो कौन सी ट्रीटमेंट, ठीक है। क्योंकि
अगर रूरल एरिया है तो उधर की पॉपुलेशन कम रहने वाली है, बराबर। उधर की पॉपुलेशन कम रहेंगी तो अगर दो टाइप की जनरली फिल्टर्स रहते हैं, स्लो सैंड फिल्टर और एक रैपिड सैंड फिल्टर, ठीक है। स्लो सैंड फिल्टर का जो रेट रहता है, फिल्ट्रेशन रेट रहता है, वो कम रहता है, यानी वो एक दिन में कम क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या करता है, इन शॉर्ट एक दिन में कम क्वांटिटी ऑफ वाटर ट्रीट करता है। अर्बन और स्लो रैपिड सैंड फिल्टर का रेट उससे कहीं ज़्यादा रहता है, एक दिन में वो ज़्यादा वाटर ट्रीट करता है, ठीक है। तो रूरल एरिया में हम अगर स्लो सैंड फिल्टर भी अगर प्रोवाइड किया तो फिजिबल रहेगा। रैपिड सैंड फिल्टर नहीं प्रोवाइड किया भी तो चलेगा। अर्बन एरिया में हम स्लो सैंड फिल्टर नहीं प्रोवाइड कर सकते, उस समय हमें क्या करना पड़ेगा कि जो फिल्ट्रेशन यूनिट है वो हमें फिल्ट्रेशन यूनिट क्या करना चाहिए, हमें रैपिड सैंड फिल्टर ही प्रोवाइड करना चाहिए। और एक बात ये कि रूरल एरिया में आपने देखा होगा कि अगर सब सरफेस वाटर अगर सोर्स नहीं है, अगर सरफेस वाटर का सोर्स नहीं है, जैसे रिवर पॉन्ड लेक नहीं है, तो वे बहुत बड़ी क्या रहती है, वेल रहती है, ठीक है, या फिर बोरवेल रहती है, ओपन वेल रहती है। ओपन वेल में से वाटर क्या किया जाता है, पंप किया जाता है, और वो वाटर पंप करने के बाद एक पर्टिकुलर टैंक में या पर्टिकुलर एलिवेटेड सर्विस रिजर्वायर पानी की टाकी जो रहती है हायर एलिवेशन पे, वहाँ पे क्या किया जाता है, पंप के थ्रू सप्लाई करके वहाँ पे स्टोर किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है कि क्लोरीन ऐड किया जाता है, डिसइंफेक्टेंट कोई भी ऐड किए जाते हैं, यानी कि जो वेल में, ओपन वेल में जो बैक्टीरिया, माइक्रोऑर्गेनिम्स, वायरसेस जो होंगे वो क्लोरीनेशन के थ्रू, डिसइंफेक्शन के थ्रू क्या किया जाता है, डिस्ट्रॉय किए जाते हैं, और फिर बाद में वो वाटर को क्या किया जाता है, कंज्यूमर तक क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है। यानी सिंपली क्या किया गया है कि अगर रूरल एरिया में कि ओपन वेल्स में से वाटर कलेक्ट किया, डायरेक्टली ड्रिंक ना करके, ओपन वेल्स में से कलेक्ट करके डायरेक्टली ड्रिंक ना करके, उससे क्या किया है, बैक्टीरिया वायरसेस फ्री, यानी उसमें के जो बैक्टीरिया वायरसेस माइक्रोऑर्गेनिम्स रहेंगे उन्हें डिस्ट्रॉय करने के बाद ही हम क्या कर रहे हैं, पी रहे हैं। क्यों, इसका रीज़न ऐसा है क्योंकि हमने सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट क्यों प्रोवाइड किया गया वहाँ पे, जो ट्यूबवेल है, सॉरी ओपन वेल है, वो ओपन वेल में हमने सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट यूनिट प्रोवाइड किया, सिर्फ क्लोरीन ऐड किया, बाकी कुछ ऐड नहीं किया। इसका रीज़न ये बताता हूँ आपको। सपोज इधर देखिए जरा, सपोज ये ग्राउंड है, रेनफॉल जब होता है, ठीक है, जब रेनफॉल होता है तो रेन वाटर जो है सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है। रेन वाटर जो है वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ रेन वाटर है, और रेन वाटर में कोई भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट नहीं रहती, रेन वाटर में कोई भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट नहीं रहती, ठीक है। जब वो ग्राउंड पे आएगा, ग्राउंड पे जब रेन वाटर आता है तो कुछ पोर्शन क्या होता है हमें ही पता है, कुछ पोर्शन पर्कुलेट होता है और कुछ पोर्शन रन ऑफ होता है, ठीक है। जो वाटर और कुछ इवापोरेट भी होता है, ठीक है। अगर जो वाटर पर्कुलेट हो रहा है, ग्राउंड में जो वाटर पर्कुलेट हो रहा है, ठीक है, जो वाटर पर जब रन ऑफ, जो वाटर रन ऑफ होता है, वो हमें पता है, जो वाटर रन ऑफ होता है वो वाटर का कलर रहता है ब्राउन कलर का, टर्बिड वाटर रहता है, उसमें सस्पेंडेड सॉलिड, सॉइल पार्टिकल, फाइन क्ले पार्टिकल्स, ये सभी रहते हैं, इसलिए उसका वाटर जो रहता है, वाटर का जो कलर रहता है ब्राउन रहता है, इसलिए हम उसे टर्बिड वाटर भी बोलते हैं, ठीक है। उसे हम टर्बिड वाटर भी कहते हैं, ठीक। जब वो वाटर रन ऑफ होते होते वाटर जो पर्कुलेट होता है, जब ग्राउंड में से पर्कुलेट होकर अंडरग्राउंड में जब स्टोर होता है, तब वो पास होता है ग्राउंड में से, और ये रहता है सॉइल बेड, ठीक है, ये रहता है सॉइल बेड। जब वाटर ये सॉइल बेड में से पास होता है, तब क्या होता है कि जो वाटर में सस्पेंडेड सॉलिड, क्ले पार्टिकल, फाइन मड पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल जो है वो मिक्स हुए हैं, वो सब क्या होते हैं, ये सॉइल में ब्लॉक्ड हो जाते हैं, ये सॉइल में क्या हो जाते हैं, क्लॉग्ड हो जाते हैं, ये सॉइल में क्लॉग्ड हो जाते हैं, यानी कि जो इम्प्यूरिटीज रहती है वो इम्प्यूरिटीज वाटर में से रिमूव होकर सॉइल में ही क्या हो जाती है, कैप्चर हो जाती है, और उस बाद में जब वाटर जो जब नीचे ट्रेवल करता है, तब वो वाटर में सस्पेंडेड सॉलिड्स नहीं रहते, जिस वजह से टॉप का जो रन ऑफ का वाटर जो तुम्हें ब्लैक ब्राउन दिखता था, वो ब्राउन इसीलिए दिखता था कि उसमें सस्पेंडेड सॉलिड्स थे, सस्पेंडेड सॉलिड्स की वजह से वो वाटर क्या दिखता था, ब्राउन दिखता। जब वो सॉइल में से पास होता है वाटर, तब वाटर में की जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, जो इम्प्यूरिटीज है, वो क्या हो जाती है, वो सॉइल में क्लाउड हो जाती है। इसीलिए जब आफ्टर सम डेप्थ, एक पर्टिकुलर डेप्थ के बाद क्या होता है कि वाटर में की इम्प्यूरिटीज रिमूव होने के बाद वो वाटर में सस्पेंडेड सॉलिड जो है, वो वाटर में सस्पेंडेड सॉलिड्स प्रेजेंट नहीं रहते, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो रिमूव है। सिर्फ कौन से सॉलिड्स रिमूव होते हैं,
डिजोल्व सॉलिड, दो सॉलिड जो है वो दो टाइप में डिवाइड किए गए। एक सस्पेंडेड सॉलिड जो सस्पेंशन में रहते हैं, सॉइल के पार्टिकल्स, क्ले के पार्टिकल्स, मड पार्टिकल, ठीक है, और डिजोल्व सॉलिड जो वाटर में डिजोल्व रहते हैं। सिर्फ डिजोल्व सॉलिड्स ही क्या रहेंगे, ये वाटर में मिक्स रहेंगे, सिर्फ ये वाटर में क्या रहेंगे, सिर्फ डिजोल्व सॉलिड रहेंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो ग्राउंड वाटर है, वो ग्राउंड वाटर का जो पानी है हम बोलते हैं खारा पानी है, ठीक है। हार्ड वाटर की खारा पानी क्यों बोलते हैं, उसमें क्योंकि सॉल्ट्स प्रेजेंट रहते हैं, उसमें क्योंकि डिजोल्व सॉलिड्स प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए वो वाटर क्या रहता है, वो वाटर क्या बोलेंगे, हार्ड वाटर रहता है, ठीक है। तो ये रीजन है कि ग्राउंड वाटर जो रहता है, ग्राउंड वाटर में सस्पेंडेड सॉलिड इसीलिए नहीं रहते क्योंकि ऑलरेडी उनका फिल्ट्रेशन हुआ है, उनका फिल्ट्रेशन कहाँ हुआ है, सॉइल में, और ये इसे नेचुरल फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी कहा जाता है, ठीक है। सॉइल में ऑलरेडी क्या हुआ है, उनका फिल्ट्रेशन हुआ है, इसलिए जो ट्यूबवेल बोलो या बोरवेल बोलो या ओपन वेल बोलो, इन सभी में जो वाटर रहता है उसमें सस्पेंडेड सॉलिड्स नहीं प्रेजेंट रहते, अगर होंगे भी तो बहुत कम प्रेजेंट हो, ठीक है। सिर्फ उसमें डिजॉल्व सॉलिड्स प्रेजेंट रहते, इसीलिए जो ट्यूब वेल या ओपन वेल या फिर बोर वेल में का जो वाटर है वो हम डायरेक्टली भी ड्रिंक कर सकते हैं, या फिर हम उसे सिर्फ क्लोरिनेशन या फिर डिसइंफेक्शन प्रोसेस के थ्रू पास करने के बाद भी ड्रिंक कर सकते हैं। ये रूरल एरिया में किसके लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ सब सरफेस वाटर के लिए, अंडरग्राउंड वाटर के लिए। सरफेस वाटर रहेगा तो हमें पता है, रिवर का वाटर हमने देखा है, रिवर का वाटर हम डायरेक्टली ड्रिंक नहीं कर सकते, बराबर है। इधर का जो नॉर्दर्न एरिया, हिली माउंटेनस रीजन का नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, नॉर्दर्न इंडिया का उधर का नहीं बोल रहा, ठीक है। वो रीजन भी आपको बताता हूँ मैं थोड़ी देर में। जब सपोज महाराष्ट्र की बात लो, यहाँ पे की जो भी रिवर देखेंगे आपने कि जो फ्लोइंग रिवर है, वो फ्लोइंग रिवर का वाटर जो रहेगा उसका कलर ब्राउन रहता है, उसमें सस्पेंडेड सॉलिड जो रहते हैं, उसमें सस्पेंडेड सॉलिड्स क्या रहते हैं, बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब सस्पेंडेड सॉलिड ज़्यादा रहने की वजह से उसका कलर ब्राउन होता है, और उसमें इम्प्योरिटीज भी बहुत ज़्यादा रहती है क्योंकि वाटर जब वो सॉइल के कांटेक्ट में होके आ रहा था और फिर बाद में रिवर में आके स्टोर हो रहा था, ठीक है। तो इधर कहीं भी रिमूवल नहीं हो रहा, कहीं भी प्यूरिफिकेशन नहीं हो रहा, इसीलिए क्या होता है कि रिवर वाटर हम डायरेक्टली ड्रिंक नहीं करते, रिवर वाटर को ड्रिंक करने के लिए हमें बहुत सारे ट्रीटमेंट प्रोसेस से पास होना पड़ता है, ठीक है। तो कि ये था कि जो ट्रीटमेंट है, रिवर वाटर को हमें ट्रीटमेंट देनी चाहिए। अब जो मैंने माउंटेनस रीजन का बताया आपको कि माउंटेनस रीजन का वाटर हम बहुत से मूवीज में भी आपने देखा होगा कि जो माउंटेनस रीजन का जो वाटर रहता है, वो वाटर क्रिस्टल क्लियर दिखता है हमें, वो वाटर क्या दिखता है, क्रिस्टल क्लियर दिखता है। अगर अभी इधर महाराष्ट्र के या फिर जहाँ पे सॉइल के कांटेक्ट में आता है, वहाँ का कलर जो वहाँ का जो वाटर का कलर दिखता है वो ब्राउन दिखता है। वो इसी वजह से दिखता है कि जब माउंटेनस रीजन में क्या है, ऑलरेडी सॉइल का इरोजन बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए माउंटेनस रीजन में सॉइल अवेलेबल नहीं है, नॉर्दर्न इंडिया की बात करो, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे जब रेनफॉल होता है, रेनफॉल होने का वाटर जो रन ऑफ होता है, रन ऑफ जो हो रहा है वाटर, वो रन ऑफ होने वाले वाटर में सस्पेंडेड सॉलिड जो है, वो सस्पेंडेड सॉलिड आएंगे नहीं क्योंकि सॉइल के कांटेक्ट में नहीं है, इसलिए वो वाटर क्लियर दिखता है, और इसीलिए हम वाटर डायरेक्टली ड्रिंक कर सकते हैं अगर बैक्टीरिया वायरसेस ये नहीं रहेंगे, क्योंकि टर्बिडिटी के हिसाब से वो वाटर जो है वो ड्रिंकेबल है, बाकी के पैरामीटर के हिसाब से नहीं, लेकिन टर्बिडिटी के हिसाब से है, इसीलिए उधर का वाटर जो क्लियर दिखता है, और इधर महाराष्ट्र के जो वाटर रहेंगे रिवर में का वाटर जो वो क्लियर नहीं है, ठीक है। यही रीजन है। देन पंपिंग एंड स्टोरिंग वाटर इन ESR। अब जो वाटर है, वाटर को ट्रीटमेंट होने के बाद वाटर का हमें क्या करना पड़ेगा, पंप करना पड़ेगा, और ये रिजर्वायर में स्टोर करना पड़ेगा, एलिवेटेड सर्विस रिजर्वायर, ESR बोले तो एलिवेटेड सर्विस रिजर्वायर, ठीक है। ESR बोल दो, एलिवेटेड सर्विस रिजर्व, जो पानी की टाकी जो रहती है, बहुत जगह आपने देखा होगा, हाइयर एलिवेशन पे क्या किया गया, वाटर टैंक जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया, और उसमें वाटर स्टोर किया जाता है फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन ये ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि ट्रीटमेंट होने के बाद स्टोर किया जाता है, अगर वाटर कंटिन्यूसली हमें पास करना है, वाटर कंटिन्यूसली अगर हमें सप्लाई करना है कंज्यूमर तक, उसके लिए भी क्या किया जाता है, वाटर को स्टोर किया जाता है, सप्लाई किया जाता है। या फिर अगर हमें इंटरमिटेंट यानी एक पर्टिकुलर टाइम बाय टाइम के लिए भी हमें अगर वाटर सप्लाई करना है, तो उसके लिए भी क्या किया जाता है, वाटर को स्टोर किया जाता है, फिर बाद में ही क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है, ठीक है। अभी हायर एलिवेटेड सर्विस रिजर्वायर क्यों बोला है, क्योंकि हायर एलिवेशन पे रहता है,
इसीलिए इसे एलिवेटेड सर्विस रिजर्वायर बोला है। क्यों हायर एलिवेशन पे रहता है? क्योंकि हायर एक बार अगर हमने पंप करके हायर एलिवेशन पे अगर वाटर को स्टोर कर दिया, उसके बाद हम ग्रेविटी के थ्रू क्या कर सकते हैं, वाटर जो है वाटर पास कर सकते हैं हर एक पॉइंट तक ग्रेविटी के थ्रू, ठीक है। इसीलिए क्या किया जाता है, जनरली हायर एलिवेशन पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। देन इसमें ही एलिवेटेड सर्विस रिजर्वायर में ब्रेकडाउन स्टोरेज रहता है। ब्रेकडाउन स्टोरेज बोले तो अगर इनकेस पंप फेलियर है, जो पंप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से एलिवेटेड सर्विस रिजर्वायर तक वाटर पहुंचाने के लिए पंप लगे, अगर सपोज इन केस वो पंप जो है वो पंप खराब होगा, ब्रेक डाउन होगा, तो उस समय क्या होगा कि हम वाटर जो है ईएसआर तक प्रोवाइड नहीं कर सकते, सप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो रिपेयर है, उसका जो मेंटेनेंस है, उसको टाइम लगेगा। तो इसीलिए वो जब तक रिपेयर हो, वो पंपिंग यूनिट जो पंपिंग यूनिट जब तक रिपेयर ठीक हो जाए, तब तक हम वाटर सप्लाई को स्टॉप नहीं कर सकते। तो इसीलिए कुछ क्वांटिटी की वाटर की ऐसी ईएसआर में स्टोर की जाती है कि ब्रेकडाउन के समय या पंप या फेलियर के समय हमें वाटर जो है वो वाटर हम कंटिन्यूसली वाटर सप्लाई कर सके, वाटर के सप्लाई में किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन ना आए। इसीलिए ब्रेकडाउन स्टोरेज एक रहता है कि इन केस अगर पंप जो अगर फेल हो गए, तो उस समय हम क्या कर सकते हैं, जो ब्रेकडाउन स्टोरेज है वो यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वाटर जो है वाटर सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देन अब डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो स्टोर किया गया है एलिवेटेड सर्विस रिजर्वायर में, वाटर जो हमने स्टोर किया है, वो हम वाटर को हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है कंज्यूमर तक। तो उसके दो तीन मेथड्स है, ग्रेविटी मेथड्स है ना, जो किस हिसाब से एक कौन से मैनर में हम क्या कर रहे हैं, वाटर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ग्रेविटी सिस्टम है ना, विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के थ्रू क्या करना है हमें, वाटर का सप्लाई करना है। हमें पता है वाटर जो है वो हायर एलिवेशन टू लोअर एलिवेशन फ्लो होता है, ठीक है। तो इसीलिए वही प्रिंसिपल यूज करके हमें करना है, वाटर का जो है वो सप्लाई करना, वाटर को जो है डिस्ट्रीब्यूट करना। दिन पंपिंग, अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसा है कि जो वाटर की जो फ्लो की डायरेक्शन और लोअर एलिवेशन टू हायर एलिवेशन है। अब इस केस में क्या है, ग्रेविटी जो वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि लोअर टू हायर जाना है, ग्रेविटी हायर टू लोअर ही पॉसिबल है। तो इस समय क्या करना पड़ता है, हमें पंप का यूज करना पड़ेगा, पंप का यूज करना पड़ेगा जो वाटर को सप्लाई करने पे। तो इसे क्या कहा जाता है, बोथ सिस्टम बोला, यानी ग्रेविटी भी है और पंपिंग भी है। या फिर सिर्फ पंपिंग ही करना है हमें, अगर ईएसआर हमने प्रोवाइड नहीं किया डायरेक्टली, ग्राउंड अंडरग्राउंड स्टोरेज वाटर टैंक है, उसमें से अगर हमें पूरे सिटी में वाटर को सप्लाई करना है, तो उस समय हमें ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, पंपिंग का यूज करना पड़ेगा। तो पंपिंग सिस्टम भी है, ग्रेविटी सिस्टम, पंपिंग सिस्टम, अगर दोनों सिस्टम यूज करेंगे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो उससे बोथ में भी आएंगे, ठीक है। देन और एक वाटर सप्लाई सिस्टम है कंटिन्यूस और इंटरमीडिएट। कंटिन्यूस सिस्टम है ना, 24/7 वाटर का जो सप्लाई है, अगर कंज्यूमर तक हो रहा होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूस वाटर सप्लाई सिस्टम बोलेंगे। और इंटरमीडिएट है ना, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, जैसे सपोज सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे तक एक टाइम में आएगा वाटर, वाटर सप्लाई करेंगे, और शाम में 4 बजे से शाम के 7 बजे तक वाटर सप्लाई करेंगे। तो ये क्या किया जा रहा है कि इंटरमीडिएट या फिर एक पर्टिकुलर टाइम में ही क्या कर रहे हैं, वाटर जो है वो सप्लाई कर रहे हैं। जनरली विलेजेस में हमने देखा होगा कि वाटर का जो सप्लाई है वो जनरली इंटरमीडिएट रहता है, कंटिन्यूस नहीं रहता है। कंटिन्यूस और इंटरमीडिएट का इतना डिफरेंस है कि कंटिन्यूस में 24/7 वाटर सप्लाई है, इंटरमीडिएट में एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वाटर क्या होता है, सप्लाई किया जाता है। देन डाटा कलेक्शन फॉर वाटर सप्लाई स्कीम, वाटर सप्लाई स्कीम के लिए कौन कौन सा डाटा लगेगा वो देखेंगे। सोर्स ऑफ वाटर, वाटर का सोर्स कौन सा है वो चेक करना पड़ेगा हमें। पहले ही बताया मैंने कि वाटर का सोर्स कौन सा है, दो टाइप के सोर्स है, एक सरफेस वाटर है, सब सरफेस। सरफेस वाटर में आने वाला है लेक, रिवर, पॉन्ड, ये सब क्या आने वाला है, सरफेस वाटर में आने वाले हैं। सब सरफेस वाटर में आने वाला है, सब सरफेस वाटर में आएगा ट्यूबवेल्स, बोरवेल्स, स्प्रिंग्स, आर्टेशियन वेल्स, ये सब क्या आने वाले हैं, सब सरफेस। जो अंडरग्राउंड वाटर है वो सब सरफेस वाटर, और जो ग्राउंड के ऊपर है, अर्थ सरफेस पर है, उसे सरफेस वाटर कहा जाएगा, ठीक है। और एक फैक्ट तो आपको पता है कि 71% वाटर क्या है, अवेलेबल है पूरे अर्थ में, और 70% में से भी 3% ही ऐसा वाटर जो है, 3% ही वाटर जो है वो फ्रेश वाटर है। 3% ही वाटर जो है वो फ्रेश है, बाकी का जो है वो ओशन में, ठीक है। 3% में से भी
कुछ परसेंट ही वाटर जो है वो अवेलेबल है हमारे लिए, बाकी जो है वो ग्लेशियर में है, बराबर है। आर्टिक ओशन एंड एंटार्क्टिक ओशन, जो आर्टिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल में जो वाटर जो ग्लेशियर के फॉर्म में प्रेजेंट है, वो उसमें वो वाटर क्या है ज़्यादा है, यानी अवेलेबल जो वो क्वांटिटी ऑफ वाटर है वो बहुत कम है अर्थ पे। इसीलिए वाटर का जो सोर्स है या फिर वाटर जो हमें बहुत अच्छी तरह से यूज़ करना चाहिए, अ, जिसके हम जिस वजह से हम फ्यूचर में ज़्यादा देर तक या फिर ज़्यादा समय तक जो है वाटर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है डाटा कलेक्शन में क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। अब क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड ये किस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे या फिर किस हिसाब से हम कलेक्ट कर सकते हैं डाटा। ये डाटा कलेक्ट करें, ये जो डाटा कलेक्ट करने के लिए हमें तीन चार क्राइटेरिया है। तो पहला क्राइटेरिया पॉपुलेशन। अब एक पर्टिकुलर सिटी है, पर्टिकुलर सिटी के लिए हम वाटर सप्लाई स्कीम अगर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, वाटर सप्लाई स्कीम में आएगा सोर्स से तो डिस्ट्रीब्यूशन तक, ठीक है। उसमें इंटेक स्ट्रक्चर भी आ गया, पंप वेल भी आ गया, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी आ गया, एलिवेटेड सर्विस रिजर्वायर भी आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के पाइप्स, पंपिंग स्टेशन, ये सभी आ गए, ठीक है। तो पॉपुलेशन जो है, क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है, क्वांटिटी ऑफ वाटर मेजरली डिपेंड करता है पॉपुलेशन। अगर एक पर्टिकुलर सिटी की पॉपुलेशन अगर कम है तो ऑब्वियसली वो सिटी को वो वाटर वाटर की रिक्वायरमेंट क्या होने वाली है, कम रहने वाली है। अगर सिटी की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उसकी वाटर रिक्वायरमेंट क्या है, ज़्यादा है। सिर्फ पॉपुलेशन ही एक फैक्टर नहीं है, और फैक्टर है वाटर डिमांड। अब वाटर डिमांड क्या रहता है कि एक आदमी को द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर वन पर्सन इन वन डे, एक दिन में एक आदमी को कितना वाटर लगता है, ठीक है। अब ये जो है ये रिक्वायरमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम नहीं रहने वाली है। क्यों नहीं रहने वाली? क्योंकि हर एक आदमी एक्टिविटी अलग करता है, इसीलिए हर एक आदमी की जो वाटर रिक्वायरमेंट है, वाटर डिमांड है, वो अलग है। फॉर एग्जांपल अब रूरल एरिया में देखो, जैसे विलेजेस में अगर हमने देख लिया, विलेजेस में अगर जैसे बाथिंग का एग्जांपल लिया, ठीक है, वहाँ पे शावर्स नहीं रहते हैं, बाथ टब नहीं रहता, तो उधर वाटर रिक्वायरमेंट क्या रहने वाली है, ऑब्वियसली उधर वाटर रिक्वायरमेंट क्या रहेंगी, कम रहेंगी। एसी नहीं रहने वाला, कूलर नहीं रहने वाला, इसलिए वाटर रिक्वायरमेंट क्या रहने वाली, कम रहने वाली। टॉयलेट में फ्लशिंग सिस्टम नहीं रहेंगे, इसलिए वाटर रिक्वायरमेंट क्या रहेंगी, कम है। वही अगर सिटी या मेट्रो सिटी में जाएंगे हम, तो वाटर रिक्वायरमेंट क्या होने वाली है, वाटर डिमांड, वाटर रिक्वायरमेंट क्या है, ऑब्वियसली ज़्यादा रहने वाली है। इसलिए वाटर डिमांड भी क्या है, एक पर्टिकुलर वाटर डिमांड भी क्या है, एक फैक्टर है क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट फाइंड करते समय, ठीक है। देन है डिजाइन पीरियड। अब डिजाइन पीरियड से भी डिपेंड करता है कि डिजाइन पीरियड एंड जो हम वाटर सप्लाई स्कीम डिजाइन करने वाले हैं वो कितने समय तक हमें सर्व कर सकता है, उसे हम डिजाइन पीरियड कहते हैं। यानी उसकी कितने उसकी इन शॉर्ट वो वाटर सप्लाई स्कीम की लाइफ कितनी है, ठीक है। अब वो वाटर सप्लाई स्कीम में भी लाइफ जो हर एक कंपोनेंट्स की लाइफ अलग अलग रहती है, बाद में डिजाइन पीरियड में हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो डिजाइन पीरियड भी क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है। देन क्वालिटी ऑफ वाटर, क्वालिटी ऑफ वाटर भी क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्वालिटी ऑफ वाटर डिपेंड करेंगे, अगर क्वालिटी जैसे इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डिसाइड द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। अगर वाटर की क्वालिटी अगर ख़राब है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि रिवर ट्यूबवेल या ओपन वेल का वाटर को हम डायरेक्टली ड्रिंक कर सकते हैं। सिंपली हमें क्या करना है, क्लोरिनेशन यानी डिसइंफेक्शन क्या करना है, प्रोसेस करनी है, और उसके बाद हम डायरेक्टली वाटर ड्रिंक कर सकते हैं। और अगर उसमें अगर हम ट्रीटमेंट और प्रोवाइड करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ग्राउंड वाटर में सस्पेंडेड सॉलिड्स नहीं रहते, ग्राउंड वाटर में सिर्फ रहते हैं डिजॉल्व सॉलिड्स, ठीक है। ग्राउंड वाटर में क्या रहते हैं, डिजॉल्व सॉलिड। तो डिजॉल्व सॉलिड रिमूव करने के लिए हमने अगर आरओ ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया है, फिर आयन एक्सचेंज ट्रीटमेंट यूनिट प्रोवाइड किया है, दो ही ट्रीटमेंट यूनिट प्रोवाइड करके हम क्या कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था इसका। रिवर वाटर में सस्पेंडेड सॉलिड ज्यादा रहेंगे, तो सस्पेंडेड सॉलिड रिमूवल के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए वाटर की क्वालिटी जो वाटर की क्वालिटी डिपेंड कर वाटर की क्वालिटी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो किस टाइप का हमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कौन कौन से ट्रीटमेंट यूनिट्स हमें ट्रीटमेंट प्लांट में प्रोवाइड ऐड करने पड़ेंगे, कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे। वो वाटर की क्वालिटी पे डिपेंड कर, रॉ वाटर की क्वालिटी, रॉ वाटर यानी जो अनट्रीटेड वाटर जो रहता है ना, उसे रॉ वाटर कहा जाता है, ठीक है। देन सर्वे डेटा, ठीक है। सर्वे डेटा में क्या क्या लगने वाला है, इट इज कैरिड टू प्रिपेयर टोपोग्राफिकल मैप्स। टोपोग्राफिकल मैप्स जो है, वो टोपोग्राफिकल मैप्स जो है वो हमें
यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि जब वाटर जो हमें सप्लाई करना पड़ेंगे वो कौन से सिस्टम के हिसाब से, ग्रेविटी सिस्टम के हिसाब से सप्लाई करना है, पंपिंग सिस्टम के हिसाब से करना है, या फिर क्या बोलेंगे वो सिस्टम के हिसाब से करना है, करना है, ये चेक किया जाता है कि और सबसे फिजिबल क्या रहती है या फिर सबसे इकोनॉमिकल क्या रहती है, ग्रेविटी। हमें उधर एनर्जी प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ होने वाला है वो ग्रेविटी के थ्रू होने वाला है। इसलिए सबसे मेन जो सॉरी सबसे इकोनॉमिकल जो सिस्टम है वो ग्रेविटी सिस्टम है, ठीक है। तो ये था टोपोग्राफिकल मैप से हम क्या कर सकते हैं, किस टाइप की हमें वाटर सप्लाई स्कीम जो है या फिर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रोवाइड करनी है वो हम क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। देन प्लान और मैप ऑफ सिटी और टाउन। सिटी का जो प्लान है, ठीक है, सिटी का जो प्लान है और मैप है, और उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं कि जो हमें पाइपलाइन पाइप का जो नेटवर्क है वो किस प्रकार का चाहिए। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रहती है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रहती है, वाटर सप्लाई स्कीम मतलब वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना, जिस पाइप नेटवर्क से जिस पाइपलाइन से हम वाटर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आएगा। तो उसमें भी टाइप है, ग्रिड सिस्टम है, ग्रिड के हिसाब से अगर पाइपलाइन का नेटवर्क अगर ग्रिड है तो उसे ग्रिड सिस्टम कहा जाता है। रेडियल सिस्टम है, यानी सेंटर में अगर ये सारा रेडियली क्या कर रहे हैं हम वाटर सप्लाई कर रहे हैं उसे रेडियल सिस्टम कहा जाएगा। फिर डेड एंड सिस्टम है ना, एक पर्टिकुलर एंड पे आके पाइप का जो आउटलेट जो है वो स्टॉप किया जाएगा उस डेड एंड। ये हम लास्ट एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग वन के लास्ट मिनट में देखेंगे, ठीक है। ये सब सिस्टम, तो ये सब सिस्टम कौन सी सिस्टम प्रोवाइड करनी है ये डिपेंड करता है प्लान और मैप अगर अवेलेबल होंगे सिटी का, तो नहीं होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ठीक है। और एक डिफरेंस बताना चाहूँगा आपको, प्लान और मैप का डिफरेंस क्या था। प्लान और मैप ये दोनों रिप्रेजेंट एक ही चीज़ करती है, टॉप व्यू, लेकिन दोनों चीज़ अलग अलग है। मैप जो रहता है जनरली हम मैप लार्जर स्केल का ड्रॉ करते हैं, लार्जर, जैसे कि मैप ऑफ इंडिया, मैप ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये जो है मैप एक लार्जर स्केल में रहता है, प्लान रहता है घर का प्लान रहेगा, बरोबर है, एक टाउनशिप का प्लान रहेगा, यानी प्लान जो रहता है वो स्मॉल प्लान की जो स्केल रहती है वो स्मॉल स्केल में रहती है, और मैप की जो स्केल रहती है वो लार्जर स्केल में रहती है, यानी मैप की जो स्केल रहती है वो लार्ज रहती है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है प्लान और कहीं भी डिफरेंस है, उतने डीप में नहीं आएंगे हम, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों का। तो ये अगर अवेलेबल होंगे हमारे पास तो हम जो किस प्रकार की वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रोवाइड करना है वो डिसाइड कर सकते हैं। देन एक्विजिशन ऑफ लैंड, ये जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले, क्योंकि अगर जब हम एलिवेटेड सर्विस रिजर्वायर डिजाइन करेंगे या कंस्ट्रक्ट करेंगे या फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कंस्ट्रक्ट करेंगे या फिर एक आधा पंपिंग स्टेशन कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो उस समय अगर एक किसी व्यक्ति की या किसी व्यक्ति की अगर लैंड जो हमें एक्वायर करनी रहेंगी तो उसके लिए भी हमें क्या डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेंगे, वो लीगली क्या करनी पड़ेंगे, हमें वो खरीदनी पड़ेंगी, और फिर बाद में उसके जो उसका जो क्या बोलते कॉम्पेंसेशन, वो हमें कॉम्पेंसेशन उसे क्या उसे देना पड़ेगा। तो एक्विजिशन कौन कौन सी लैंड हमें एक्वायर करनी है ये सब डेटा हमें क्या करना पड़ता है, कलेक्ट करना पड़ता है। देन एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई स्कीम, एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई स्कीम है क्या, या फिर हम नई न्यू वाटर सप्लाई स्कीम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई स्कीम होंगी तो काम जो है वो ईजी हो जाएगा, काम ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, आधा होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की पाइपलाइन रहने वाली है, इसलिए सर्विंग का जो वर्क है वो सर्विंग का वर्क कम है, क्योंकि हमें वही पाइप जो पुराने वाले पाइपलाइन है वो पाइपलाइन के ही पैरेलल में हम क्या कर सकते हैं, दूसरे जो न्यू सिस्टम की जो पाइपलाइंस है वो पाइपलाइंस क्या कर सकते हैं, हम लेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब था डेटा कलेक्शन फॉर वाटर सप्लाई स्कीम, इतने सभी डेटा हमें क्या करनी चाहिए, कलेक्ट करनी चाहिए। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेआउट ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम। वाटर सप्लाई स्कीम का लेआउट क्या है, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ड्रॉ लेआउट ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम, वाटर सप्लाई स्कीम का लेआउट ड्रॉ करो। और एक क्वेश्चन रहता है ड्रॉ अ लेआउट ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और ड्रॉ फ्लो चार्ट ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ये दोनों चीज क्या है, अलग अलग है, बच्चे हमेशा इसमें कंफ्यूजन कर देते हैं। वाटर सप्लाई स्कीम का WTP में लिख लेते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में लिख लेते हैं, और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का वाटर सप्लाई स्कीम में लिख लेते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना वाटर सप्लाई स्कीम और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में डिफरेंस क्या है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वाटर सप्लाई स्कीम में आता है, कितना याद रखना, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वाटर सप्लाई स्कीम में आता है। अभी देखेंगे हम लेआउट ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम विलेज के लिए विदाउट ट्रीटमेंट, विलेज के लिए जहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं करना है तो वाटर सप्लाई स्कीम का लेआउट क्या रहेगा, सिंपल है, 4 स्टेप में। ओपन वेल यानी जो सोर्स है हमारा,
ओपन वेल जो सोर्स है हमारा वो सोर्स हमने क्या किया, वाटर पंप हाउस के थ्रू क्या किया, एलिवेटेड सर्विस रिजर्वायर में क्या किया, स्टोर किया। एलिवेटेड सर्विस रिजर्वायर में स्टोर करने के बाद अगर इधर ट्रीटमेंट नहीं, विदाउट ट्रीटमेंट, ठीक है, इसलिए ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली फिर क्या किया, एलिवेटेड सर्विस रिजर्वायर के बाद हम क्या करते हैं, वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करें। ये कब, विलेज में अगर ट्रीटमेंट नहीं करना है तो। देन फॉर विलेज विथ ट्रीटमेंट, अगर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी है विलेज में तो उस समय क्या करना पड़ेगा, या फिर उस समय जो लेआउट है वो वाटर सप्लाई स्कीम का किस प्रकार रहेगा वो देखेंगे। सबसे पहले सोर्स कोई भी रह सकता, ओपन वेल रहेगा, या फिर सरफेस वाटर रहेगा, या फिर अंडरग्राउंड, या फिर सरफेस वाटर, ठीक है। अब इधर विदाउट ट्रीटमेंट मैंने सिर्फ ओपन वेल ही क्यों बोला है, अब विद ट्रीटमेंट में सोर्स बोला है, इधर ओपन वेल ही क्यों बोला है, इसीलिए, या फिर सब सरफेस इसीलिए इधर की ट्रीटमेंट रिवर वाटर रहेगा तो हमें उससे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। अगर ग्राउंड वाटर रहेगा, ट्यूबवेल है, बोरवेल है, तो उस समय हम ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड करें भी तो चलेंगे, लेकिन अगर सरफेस वाटर रहेगा तो उस समय हमें ट्रीटमेंट करनी ही पड़ेंगे, तो इसलिए मैंने सोर्स लिखा विद ट्रीटमेंट है। फिर इनटेक वेल, वाटर क्या करेंगे, इनटेक वेल के थ्रू क्या करेंगे, पंप करेंगे। फिर बाद में जैक वेल, उसके बाद में जैक वेल में क्या होगा, वाटर स्टोर होगा। फिर उसके बाद में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक क्या करेंगे, वाटर कन्वेंस सिस्टम या राइजिंग मेन के थ्रू क्या किया जाएगा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक क्या किया जाएगा, वाटर को सप्लाई किया जाएगा। अब ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ये जो पोर्शन है, ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का है, ठीक है। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्लैरिफायर है ना, सेडिमेंटेशन टैंक, सेडिमेंटेशन है उधर लार्जर सस्पेंडेड सॉलिड्स को पहले क्लैरिफायर के थ्रू क्या किया जाएगा, लार्जर सस्पेंडेड पार्टिकल्स को क्लैरिफायर के थ्रू रिमूव किया जाएगा। फिर बाद में स्मॉलर सस्पेंडेड सॉलिड्स को ये होंगे तो वो स्मॉलर सस्पेंडेड सॉलिड्स को स्लो सैंड फिल्टर के थ्रू क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया स्लो सैंड फिल्टर जनरली विलेज में यूज होता है, रैपिड सैंड फिल्टर जो है वो अर्बन एरिया में यूज होता है। स्लो सैंड फिल्टर के थ्रू जो है वो फाइनल सस्पेंडेड सॉलिड किया जाएगा। और एक बात है कि स्लो सैंड फिल्टर यूज करने का और एक रीजन है विलेजेस में, यह है कि स्लो सैंड फिल्टर अगर यूज किया तो बाकी के ट्रीटमेंट यूनिट जो है वो प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्लो सैंड फिल्टर की जो इफिशियंसी वो इफिशियंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन सिर्फ डिसएडवांटेज इतना ही है कि जो फिल्ट्रेशन रेट है, फिल्ट्रेशन रेट क्या है, कम है। देन उसके बाद क्लोरिनेशन, अगर कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरसेस प्रेजेंट रहेंगे तो क्लोरिनेशन के थ्रू क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। फिर वाटर क्लोरिनेशन होने के बाद वाटर को स्टोर किया जाता है, स्टोर करने के बाद वाटर को पंपिंग के थ्रू एलिवेटेड सर्विस रिजर्वायर में फिर से स्टोर किया जाता है। फिर वहाँ से क्या किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी, विद द हेल्प ऑफ पंपिंग क्या किया जाता है, वाटर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। तो ये था लेआउट ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम विदाउट ट्रीटमेंट, सॉरी विद ट्रीटमेंट फॉर विलेज। अब नेक्स्ट, लेआउट ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम फॉर सिटी विद ट्रीटमेंट। सिटी में सेम रहने वाला है, इधर का जो है ना सेम रहेगा, सिर्फ जो ट्रीटमेंट यूनिट है, ये ट्रीटमेंट यूनिट में क्या रहने वाला है, डिफरेंस रहने वाला है। तो आप देखते हैं, देखिए इधर सोर्स, ठीक है, फिर आदमी इनटेक वेल, जैक वेल, फिर जैक वेल के बाद राइजिंग मेन के थ्रू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, ये जो है ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। अब रैपिड सैंड फिल्टर है तो नंबर ऑफ ट्रीटमेंट यूनिट क्या होगा, इधर इंक्रीज हो गया। अब इधर और एक यूनिट है इधर, क्लैरिफायर, क्लैरिफायर ऐड नहीं हुआ है, सेडिमेंटेशन भी बोला जाएगा, ठीक है। तो फ्लैश मिक्सचर एक है, फ्लोकिलेशन एक है, रैपिड सैंड फिल्टर, सेडिमेंटेशन, क्लोरिनेशन, यानी टोटल 1 2 3 4 5 और 1 6, ठीक है। टोटल 6 यूनिट इधर यूज हो रहे हैं। और इधर देखो 1 2 3, टोटल 3 ही यूनिट है। जैसे बताया मैंने कि स्लो सैंड फिल्टर अगर यूज करेंगे आप तो कम ट्रीटमेंट यूनिट लगेंगे, अगर रैपिड सैंड फिल्टर यूज करेंगे तो ज़्यादा ट्रीटमेंट यूनिट लगने वाले हैं। इसलिए जैसे इधर फ्लैश मिक्सर केमिकल ऐड करते ही हमें क्या करना पड़ेगा, रैपिड मिक्सिंग करना पड़ेगा, फ्लैश मिक्सिंग करनी पड़ेगी, इसलिए फ्लैश मिक्सर है। फिर बाद में फ्लोकुलेशन, फाइन सस्पेंडेड सॉलिड लार्जर सस्पेंडेड लार्जर सॉलिड्स में कन्वर्ट होते हैं, फिर वो रैपिड सेडिमेंटेशन में क्या किए जाते हैं, वो इजीली रिमूव किए जाते हैं। फिर उसके बाद में जो सस्पेंडेड सॉलिड ये सेटलिंग टैंक में रिमूव नहीं हुए, जो सस्पेंडेड सॉलिड सेटलिंग टैंक में रिमूव नहीं हुए, उन्हें रैपिड सैंड फिल्टर के थ्रू क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। फिर उसके बाद में क्लोरिनेशन, जैसे पिछले स्लाइड में देखा सेम, बाकी का जो फ्लो डायग्राम है वो पूरा की पूरा क्या है,
सेम। तो ये था लेआउट ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम फॉर सिटी विथ ट्रीटमेंट। ठीक है, तो याद रखना कि एग्जाम में लेआउट ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम पूछा है या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के फ्लो चार्ट पूछा है, तो उस हिसाब से आंसर हमें लिखना है। ठीक है, तो ये है लेआउट ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम। आगे चल के हम क्या करेंगे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का फ्लो चार्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।